बात करते हैं एक ऐसे अजूबे की जो करीब 4,500 साल से खड़ा है। गीजा का महान पिरामिड, हाँ बिल्कुल। लगभग 147 मीटर ऊंचा। सोचिए, ये करीब 4,000 साल तक इंसानों की बनाई सबसे ऊंची चीज थी। जी। और वजन सुनने में आता है करीब 6 मिलियन टन, आज की बुर्ज खलीफा से भी कहीं ज्यादा भारी। हाँ, वजन तो वाकई बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिना आज की मशीन्स, बिना क्रेन्स, अरे पहियों के बिना भी ये बना कैसे? सही बात है। ये आज भी खड़ा है, गर्मी, तूफान, बारिश सब झेलकर। तो चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं ना, एकदम सटीक जानकारी मिलना उतना ही मुश्किल होता जाता है। हाँ, वो तो है। माना जाता है कि इसे करीब 2560 बीसी के आसपास फेरो खुफू ने बनवाया था। खुफू, ये कौन थे? ये प्राचीन मिस्र के चौथे राजवंश के दूसरे राजा थे। हालांकि उनके शासनकाल पर भी थोड़ी बहस है। कोई कहता है 23 साल, कोई 34, कोई तो 60 साल से भी ज्यादा बताता है। अच्छा। और ये पिरामिड नील नदी के किनारे है। अकेला नहीं है वैसे, पास में 2 और बड़े पिरामिड हैं। हाँ, वो तस्वीरें देखी हैं। जी, एक उनके बेटे खाफरे का और दूसरा पोते मेनकौर का। और साथ में वो मशहूर ग्रेट स्फिंक्स और कई छोटे मकबरे भी हैं। कहते हैं कि कुल मिलाकर शायद 118 पिरामिड थे मिस्र में, पर ज्यादातर तो अब बस खंडहर ही बचे हैं। गीजा वाले ये 3 सबसे अच्छी हालत में हैं। तो ये बनाए क्यों गए थे? क्या था इनका पर्पस? असल में ये मकबरे थे, टूम्स, फेरोज यानी वहां के राजाओं को दफनाने के लिए। मकबरे, अच्छा। हाँ, प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद की जिंदगी, जिसे वो आफ्टर लाइफ कहते थे, उसमें बहुत गहरा यकीन रखते थे। आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद भी जीवन? बिल्कुल। वो मानते थे कि मरने के बाद आत्मा एक दूसरी दुनिया में जाती है, अंडरवर्ल्ड, जहां भगवान उसका न्याय करते हैं। और अगर आत्मा अच्छी है तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहती है। दिलचस्प है। तो ये पिरामिड एक तरह से उस आफ्टर लाइफ की तैयारी थे? हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। इसी आफ्टर लाइफ की तैयारी के लिए फेरो अपने जीते जी ही ये इतने बड़े आलीशान मकबरे बनवाते थे। अच्छा। और सिर्फ मकबरा नहीं, मरने पर उनके साथ रोजमर्रा की चीजें भी रखी जाती थीं। खाना, खजाना, कपड़े, फर्नीचर, सब कुछ, ताकि आफ्टर लाइफ में उन्हें कोई कमी ना हो। और शरीर, उसका क्या? शरीर को ममी बनाकर रखा जाता था ताकि वो खराब ना हो। फिर उसे एक सजे हुए ताबूत कॉफिन में रखते थे। ये सारी जानकारी हमें दूसरे पिरामिडों, मकबरों की दीवारों पर लिखी बातों या ताबूतों से मिलती है। लेकिन मैंने सुना है कि गीजा के इस ग्रेट पिरामिड के अंदर से ऐसा कोई खास खजाना नहीं मिला, बस कुछ टूटी फूटी चीजें और एक खाली पत्थर का ताबूत। हाँ, ये बात सही है। वहां से कोई बड़ा खजाना या ममी नहीं मिली। ज्यादा संभावना यही है कि शायद हजारों साल पहले ही उसे लूट लिया गया हो। लूट लिया गया। और इसी वजह से क्योंकि अंदर कुछ मिला नहीं, तो कुछ बड़ी अजीब सी थ्योरीज भी सामने आ गईं। जैसे किसी ने कहा कि ये शायद बिजली बनाने वाला कोई पावर प्लांट था। कुछ पुराने आर्टवर्क का हवाला दिया जिसमें बल्ब जैसी कोई चीज दिखती है। पावर प्लांट? सच में? हाँ। लेकिन वो आर्टवर्क असल में मिस्र की पौराणिक कथाओं को दिखाता है, कोई लाइट बल्ब नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई ना कोई सबूत तो मिलता ना। सही बात है। और कोई थ्योरी? एक और थियरी आई थी कि ये अनाज रखने का गोदाम ग्रानरी था। ये बात 1998 में एक अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने कही थी। अनाज का गोदाम? लेकिन हाँ, लेकिन इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट इसे नहीं मानते। उनका मानना है कि ये था तो मकबरा ही, आफ्टर लाइफ के लिए बहुत शानो शौकत से बनाया गया, बस बदकिस्मती से लुट गया। चलिए, ये तो हुई इसके मकसद की बात। Yes. अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई ये बना कैसे? यही तो असली मिस्ट्री है। 2.5 टन से लेकर कहते हैं 80 टन तक के पत्थर बिना आज के टूल्स के काटे गए, बिना पहियों के एक दूसरे पर रखे गए, वो भी सिर्फ 20 साल में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? हाँ, ये आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं। फिल्मों में तो दिखाते हैं कि हजारों गुलामों को कोड़े मार मार कर बनवाया गया। देखिए, ये फिल्मों वाली बात जो है, ये एक गलत धारणा है। इसे शायद ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने शुरू किया था, पर सबूत इसके उलट है। अच्छा, तो किसने बनाया? हकीकत यह है कि इन्हें बनाने वाले गुलाम नहीं थे, बल्कि बहुत ही कुशल कारीगर और मजदूर, स्किल्ड लेबरर्स थे। स्किल्ड लेबरर्स? जी हाँ। उन्हें अच्छा खाना पीना मिलता था, रहने की जगह थी, शायद उस वक्त के आम नागरिक से भी बेहतर सुविधाएं थी। अरे वाह, कितने लोग लगे होंगे इसमें? अंदाजा है कि करीब 20 से 30 हजार वर्कर एक समय में काम करते थे, दिन में करीब 10 घंटे। ये एक तरह का नेशनल प्रोजेक्ट था जिसमें पूरा राज्य, पूरी कम्युनिटी शामिल थे। कमाल है। और मटेरियल? कितना पत्थर लगा होगा? मटेरियल तो बहुत ज्यादा लगा। करीब 5.5 मिलियन टन तो सिर्फ चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन था। फिर करीब 8,000 टन ग्रेनाइट जो अंदर के चेम्बर्स वगैरह में लगा है, और करीब 5 लाख टन गारा यानी मोटर भी इस्तेमाल हुआ। बाप रे। और ये पत्थर लाए कहाँ से गए? आसपास ही? ज्यादातर लाइमस्टोन तो पास की खदानों से ही आया, लेकिन जो भारी ग्रेनाइट पत्थर हैं
वो करीब 800 किलोमीटर दूर दक्षिण मिस्र में असवान से लाए गए। 800 किलोमीटर। पर इन पत्थरों को काटा कैसे, बिना स्टील के औजारों के? खासकर वो ग्रेनाइट, वो तो बहुत सख्त होता है। हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। उनके पास तांबे मतलब कॉपर के औजार थे जो लाइमस्टोन के लिए तो ठीक थे, पर ग्रेनाइट के लिए शायद काफी नहीं थे। तो फिर ग्रेनाइट कैसे काटा? ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थरों के लिए वो शायद डोलेराइट नाम का एक और भी सख्त पत्थर इस्तेमाल करते थे, उसे रगड़ने या तोड़ने के लिए। डोलेराइट? अच्छा। एक और दिलचस्प तरीका था शायद कि पत्थर में छोटी छोटी दरारें बनाते थे, फिर उनमें लकड़ी की कीलें वेजिस ठोक देते थे और फिर उन कीलों पर पानी डालते थे। पानी? उससे क्या होता था? लकड़ी पानी सोखकर फूलती थी, फैलती थी और उसके दबाव से पत्थर टूट जाता था। अरे वाह, क्या तकनीक है, सिंपल लेकिन इफेक्टिव। अच्छा, काटने के बाद इन भारी भरकम पत्थरों को लाया कैसे गया 800 किलोमीटर से बिना ट्रकों के? हाँ, तो जहां तक मुमकिन था नदी के रास्ते से। नाइल नदी पर बड़े बड़े राफ्ट बनाकर उन पर लाद कर लाते थे। ओके, नदी से तो ठीक है, पर फिर जमीन पर कैसे खींचा? जमीन पर शायद लकड़ी के स्लेज मतलब बिना पहियों वाली गाड़ी उन पर रखकर खींचा गया होगा। स्लेज पर? लेकिन वो तो रेत में धंस जाता होगा इतने वजन से। यहीं पर एक और कमाल की बात पता चलती है। 2014 की एक स्टडी और एक बहुत पुरानी पेंटिंग है। उस पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक आदमी स्लेज के आगे खड़ा होकर रेत पर पानी डाल रहा है। पानी? रेत पर? उससे क्या? फिजिक्स ये कहती है कि अगर रेत में सही मात्रा में नमी हो, मतलब थोड़ी गीली हो, करीब 2 से 5% पानी, तो उसका फ्रिक्शन यानी रगड़ काफी कम हो जाती है। सच में? हाँ, और फिर भारी चीज को खींचना बहुत आसान हो जाता है। तो वो रेत को गीला करके स्लेज खींचते थे। कमाल है, मतलब सिंपल फिजिक्स का इतना ब्रिलियंट इस्तेमाल। अच्छा, पत्थर आ गए, कट गए, अब सबसे मुश्किल काम, उन्हें 147 मीटर ऊपर कैसे चढ़ाया, एक के ऊपर एक, बिना क्रेन के, बिना पहियों वाली पुली के? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है शायद। इसके लिए 2 मुख्य थ्योरीज हैं। बताइए। पहली थ्योरी है रैंप सिस्टम की। मतलब? पिरामिड जैसे जैसे ऊंचा होता गया, उसके साथ साथ मिट्टी या ईंटों का एक ढलान वाला रास्ता यानी रैंप बनाते गए। रैंप? जी। 2015 में मिस्र में एक 4,500 साल पुराना लकड़ी का रैंप मिला भी है, जो शायद इसी तरह के काम में इस्तेमाल होता था। अच्छा। तो शायद एक सीधा रैंप बनाया गया या फिर पिरामिड के चारों ओर घूमता हुआ स्पाइरल रैंप, और फिर लकड़ी के खंभों और रस्सियों की मदद से पत्थरों को उस रैंप पर ऊपर खींचा गया। हर लेवल के बाद रैंप को और ऊंचा और लंबा करना पड़ता था ताकि ढलान ज्यादा ना हो जाए। ये लगता तो है मुमकिन। और दूसरी थ्योरी? दूसरी थ्योरी है लीवर सिस्टम का इस्तेमाल, जिसे मिस्र में शादूफ कहते थे। ये वो तकनीक है जिससे वो नील नदी से खेतों तक पानी उठाते थे। शादूफ? वो कैसे काम करता है? वो एक तरह का बड़ा सा लीवर होता है, जैसे तराजू। एक तरफ भारी वजन डालकर दूसरी तरफ से चीज को ऊपर उठाया जाता है। तो शायद छोटे छोटे लेवल पर पत्थरों को उठाने के लिए इस लीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो। ओके, रैंप या लीवर। लेकिन क्या इन तरीकों से सच में, मतलब 20 साल में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता था? अगर हिसाब लगाएं तो इसका मतलब हुआ कि दिन रात हर कुछ मिनट में एक भारी पत्थर सही जगह पर रखना पड़ता होगा। बिल्कुल, यही कैलकुलेशन है जो थोड़ा चौंकाता है, और इसी वजह से ये थ्योरीज भी पूरी तरह से मतलब हर सवाल का जवाब नहीं दे पाती। हाँ, लगता तो है कुछ मिसिंग है। एक और दिलचस्प बात है इसमें, पिरामिड की जो निचली परतें हैं वो बिना किसी गारे या मोटर के हैं। पत्थर इतने सटीक कटे हैं कि बस एक दूसरे पर टिके हैं। बिना मोटर के? हाँ, नीचे की तरफ। लेकिन जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, ऊपर की परतों में खास किस्म के गारे मोटर का इस्तेमाल किया गया है, और इसी मोटर ने इसे जबरदस्त मजबूती दी है। तभी तो ये हजारों साल से खड़े हैं, इतने भूकंप भी झेल गए। अच्छा, ये मोटर भी खास था? हाँ, बहुत खास। कमाल की बात यह है कि आज के वैज्ञानिकों को इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन तो पता है, मतलब ये किन चीजों से बना है, पर वो आज भी ठीक वैसा ही मोटर दोबारा बना नहीं पाए हैं। क्या बात कर रहे हैं, मतलब उनकी केमिस्ट्री की समझ भी गजब की थी। बिल्कुल, और सिर्फ मजबूती या साइज ही नहीं, इसका डिजाइन, इसकी प्रिसिशन भी हैरान करने वाली है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि पिरामिड की चारों दिशाएं वो एकदम सटीक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ 1.25 डिग्री का मामूली सा एरर है। आज भी इतनी एक्यूरेसी पाना मुश्किल है। सोचिए, उस जमाने में बिना कंपास, बिना जीपीएस के या अलाइनमेंट कैसे किया होगा? हाँ, ये कैसे किया होगा? इसके लिए भी कुछ थ्योरीज हैं। एक कहती है कि उन्होंने ऑटम इक्विनॉक्स का इस्तेमाल किया। इक्विनॉक्स मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं? हाँ, उस दिन सूरज के उगने और डूबने से जो सीधी परछाई बनती है वो एकदम पक्की ईस्ट वेस्ट लाइन दिखाती है। शायद उसी लाइन को रेफरेंस मानकर उन्होंने बाकी दिशाएं तय की।
ये हो सकता है। दूसरी थ्योरी है कि रात में तारों की पोजीशन देखकर अलाइनमेंट किया गया, कुछ खास तारों या नक्षत्रों को देखकर दिशा तय की गई होगी। तारों से। एक और थोड़ी विवादास्पद थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। वो ये कहती है कि गीजा के जो तीनों बड़े पिरामिड्स हैं वो असल में आसमान में ओरायन बेल्ट के जो 3 मुख्य तारे हैं उनकी सीध में जमीन पर बनाए गए हैं। अरे ये तो बड़ा फैंटास्टिकल लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार और इजिप्टोलॉजिस्ट इसे नहीं मानते, क्योंकि एक तो तीनों पिरामिड एक ही समय में नहीं बने थे, अलग अलग राजाओं ने बनवाए। दूसरा, हजारों सालों में तारों की पोजीशन भी तो आसमान में बदल जाती है। हाँ, ये बात भी है। तो मतलब इन सारे सवालों का कि कैसे बना, कैसे अलाइन हुआ, कोई एक पक्का डेफिनेट जवाब आज भी नहीं है हमारे पास। देखिए, पक्का जवाब तो नहीं है। हमारे पास अच्छे खासे आइडियाज हैं, थ्योरीज हैं, सबूत हैं, पर कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है जो हर कैसे का जवाब दे दे। और शायद इसीलिए वो एलियंस वाली बात आ जाती है बार बार कि इंसानों से नहीं हुआ होगा, एलियंस ने बनाया होगा। हाँ, वो थ्योरीज अक्सर तब आती हैं जब हमें वैज्ञानिक जवाब नहीं मिलते। ये एक तरह का आसान रास्ता है मिस्ट्री को सुलझाने का दावा करने का, लेकिन ये साइंटिफिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है। सही कहा। बेहतर यही है कि हम ये माने कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है। जो नहीं पता उस पर और रिसर्च हो और खोज हो, शायद भविष्य में हमें और जवाब मिले। बिल्कुल। तो गीजा के ये महान पिरामिड्स सिर्फ पत्थर, गारे और इंसानी मेहनत का नमूना नहीं है, बल्कि ये प्राचीन इंसानों के जबरदस्त इरादे, उनके विश्वास और उन अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक हैं जो आज भी हमें हैरान करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और अंत में ये एक सवाल जरूर मन में रह जाता है। क्या? कि अगर उस समय के लोग बिना पहियों के, बिना आज की टेक्नोलॉजी के इतनी सटीकता से इतने बड़े पैमाने पे निर्माण कर सकते थे, तो उनकी प्लानिंग, उनका मैनेजमेंट, उनकी गणित की समझ, उनकी इंजीनियरिंग, वो आखिर किस लेवल की रही होगी। शायद उसमें कुछ ऐसा था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सही बात है। ये सवाल वाकई आगे की खोज के लिए खुला है।